कल रेस्पिरेशन में थोड़ा बहुत आप लोग को समझाया था और बेसिक ही ज्यादा हो गया था। चैप्टर्स पे आप लोग आते हैं, देखिए गिव मी 1 मिनट। देखिए कल मैंने आप लोग को एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन समझा दिया, ठीक है। बताओ चिकी, अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है और किस में होता है? एनएरोबिक तुम सुमित सुमित और जिससे बोलेंगे ना वही बोलेगा, ठीक है ना। अपना ज्ञान अपने अंदर रखिएगा, जब तक ना पूछा जाए तब तक बोलना नहीं। तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ ना एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ज्ञान कर्ष बताओ भाई तीनों। तुम बताओ भाई। बोल भाई बोल, अभी भी सदमे में। चल देखो आगे, तो एरोबिक और अनएरोबिक मैंने बता रखा था। अब आगे चलते हैं। Anaerobic respiration take place in our muscle cells during any vigorous physical activity when oxygen gets used up faster in the muscle cell than can be supplied by the blood. हम जब कभी भी तेज रनिंग करते हैं या जरूरत से ज्यादा रनिंग कर रहे हैं डंबल, जैसे आपको मैं पुशअप करने के लिए कोई कहा जाता है, पुशअप करते हैं या जो भी डिप्स लगाते हैं या डंबल उठाते हैं, जो भी आप करते हो, तो क्या ऐसा है कि 3 घंटे 4 घंटे लगातार करते रह जाओगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बॉडी में पेन होने लगता है। ये बॉडी में पेन होने के पीछे भी रेस्पिरेशन इज द रीजन। हमारे जिस मसल का यूज हम ज्यादा कर रहे हैं, दौड़ रहे हो तो लेग के मसल का यूज हो रहा है, अगर ये डंबल चला रहे हो आप तो हैंड के मसल का यूज हो रहा है। मानते हैं ना, मोस्टली हमारे बॉडी में जो वर्किंग जो मसल्स होते हैं पांव और नहीं तो हाथ, क्यों, या तो आप चल के करोगे पांव से, नहीं तो हाथ से करोगे। समझ रहे बात को आप लोग? तो इस तरह की मसल्स में पेन होने का कारण ये होता है। आप अगर आराम से बैठे हो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आप दौड़ना ही स्टार्ट कर दोगे तो कुछ देर के बाद आपके पांव में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे हम लोग जो नॉर्मल ब्रीदिंग जब करते हैं तो जो ऑक्सीजन जाता है हमारे सेल के अंदर, डाइजेस्टेड फूड को रेस्पिरेट करके एनर्जी निकाल के हमको जितनी एनर्जी हम लगाते हैं उसको हमें देता जाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की सप्लाई एनर्जी की सप्लाई से कम हो जाए, जब आप दौड़ते हो तो ज्यादा तेजी में आपको एनर्जी चाहिए ना, बहुत जल्दी आप तेजी में एनर्जी अपना वेस्ट कर रहे हैं। हैंड के मसल की सारी एनर्जी आप तेजी में यूज कर रहे हैं क्योंकि डोले आपको बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैंड में पेन होने का कारण ये होता है, सबसे पहला जो बेसिक आंसर इसका है कि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं पहुंच पाती। इन द लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई के अभाव में, उसकी कमी के चलते, ठीक है, वहां पर ये पेन होता है। क्योंकि जितनी आपको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी तो तभी मिलेगी जब वहां पर वो ऑक्सीजन जाएगा और रेस्पिरेट करके एनर्जी देगा, लेकिन थोड़ा बहुत जा पाता है। फिर आप तेजी से सांस लेते हैं, हाँफते, फिर नॉर्मल होता है, तब फिर जाके काम होता है। इसीलिए जब हम दौड़ते हैं तो बहुत ज्यादा हाँफना स्टार्ट करते हैं, सांस चढ़ जाते हैं ना, हाँफने लगते हैं।
तो हाँफते इसलिए क्योंकि हमारे शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब ज्यादा एनर्जी तो तभी होगी जब ये बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, हम ज्यादा तेजी से सांस लेंगे, ऑक्सीजन तेजी से ब्लड में मिलेगा और हमें एनर्जी मिलेगी, फिर सब थोड़ी देर में 2-3 मिनट में 1 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बेसिक कारण था कि अगर हम जब अपने मसल से ज्यादा यूज करते हैं किसी मसल को, तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी के कारण उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती जिससे हमें ये पेन होता है वाली बात। दूसरा क्या होता है कि अगर वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो ऐसा क्या हो गया कि हमारे बॉडी में दर्द होगा। हमें पता है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण हमें एनर्जी कम मिली, ठीक है, ये पता है, इसीलिए पेन हो रहा है, लेकिन ऐसा कारण नहीं। ऑक्सीजन ना पहुंचे, अगर मान लीजिए कि जो ग्लूकोज हमारे बॉडी सेल में होता है, ठीक है, हमारे बॉडी सेल में ग्लूकोज तो ब्लड के साथ जा ही रहा है, वो तो अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो ग्लूकोज तब तक हमें फायदा नहीं दे सकता जब तक ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ करके उसको तोड़ के एनर्जी नहीं निकाल। अगर वहां पर ऑक्सीजन अगर कम जा रहा है, आपके सेल के अंदर जितना ग्लूकोज जा रहा है उस मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो ग्लूकोज टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड में ना बदल करके किस में बदल जाएगा, 2 चीजों, लैक्टिक एसिड बना लेगा और एनर्जी। हमारे हाथ पांव या कहीं मसल में एक्सरसाइज करने के बाद थकावट हो जाती है और दर्द होता है, इस थकावट का या दर्द का कारण लैक्टिक एसिड होता है। बिना ऑक्सीजन के या कम ऑक्सीजन में जब हमारा बॉडी सेल, हमारे शरीर की जो सेल होती है, उस ग्लूकोज को पचाने की कोशिश करती है तो थोड़ा बहुत पच जाता है, एनर्जी मिलती है, और जो नहीं टूट पाता वो लैक्टिक एसिड बना लेता है। ये लैक्टिक एसिड बनने के कारण ही हमारे बॉडी में पेन होता है। अगर ऑक्सीजन पूरा, जैसे अभी आप आराम से पैदल चलो, आराम से नॉर्मल, आपके बॉडी में उतना पेन नहीं होगा, बैठे रहो तो और पेन नहीं होगा, सोए सोए भी नहीं पेन होता है, उसमें होता है। किसी किसी लोग को ज्यादा साइकिल चलाने पे भी पेन हो सकता है। साइकिल का मतलब बेटे आपके क्या कहते हैं, जो कैपेसिटी उसके बाहर जाके साइकिलिंग करोगे तो क्रैम्प्स आ सकते हैं, पेन तो हो ही जाता है। साइकिलिंग के मसल सर, पैर के मसल तो सर यहाँ पे होते होंगे, तो सर साइकिलिंग के बाद सर यहाँ पे होता है बेटा। पूरा पांव का जो मसल है ना, देखिए हमारे लेग का जो पूरा मसल है, मतलब थाई से लेकर के हमारे जो ये क्या कहते हैं एंकल और नी के बीच का भी जो ऐसा मसल्स होते हैं, इन सबों पे प्रेशर पड़ता है। हमें क्या है ना कि हम लोगों को किसी चीज का टेक्निक तो पता नहीं है। अगर साइकिल चलानी है तो कैसे चलानी है, कितनी चलानी है, और ज्यादा चलानी है तो क्या पोस्चर अपने बॉडी का रखना है, पोस्चर मतलब कि किस तरह बैठना है, ये सब चीज डिपेंड करता है। अगर आप सही तरह से, अगर मान लीजिए कि आप भरोठा काट के लाने वाले ताऊ की तरह अगर बैठ के साइकिल चलाएंगे तो आप ज्यादा लंबी साइकिलिंग नहीं कर पाएंगे। आपका 50 डिग्री का एक एंगल बनना चाहिए। अब मैं यहाँ साइकिलिंग करता हूँ, मैं थोड़ा है ना, आपने देखा वो सीट ऊंची में झुक के चलाता हूँ, तो सब सोचते हैं मास्टर पागल है, ठीक है ना, लेकिन उनको पता नहीं कि उसके पीछे रीजन क्या है। ऐसे ही जो पोस्चर होता है, अब वो भी परफेक्ट है, ये मैंने चेक नहीं किया, 15 डिग्री का एंगल बनना चाहिए आपके, जो आपका ये क्या कहते हैं, जो आपका बैक होता है, कमर से लेकर के पूरे पांव का जो ये जो पैडलिंग करते हैं, वहां से वहां तक का 15 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर उस एंगल में अगर आप साइकिल चला करके कोई पेन नहीं हो रहा, मतलब क्यों एंगल सही बन रहा है, ठीक है, तो डिपेंड करता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे अंदर स्टेमिना का भी दिक्कत होता है। सहन, स्टेमिना मतलब सहन शक्ति, स्टेमिना मतलब कि स्ट्रेंथ या ताकत नहीं होता, सहने की शक्ति। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कीप क्वाइट, हो सकता है कि कोई आदमी 1 घंटे साइकिल चलाने के बाद भी ना थके, हो सकता है कि कोई 15 मिनट में भी थक जाए, किसी के पेन जल्दी होने लगे, किसी के लेट से हो, तो ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है। आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे या बार बार उस काम को करोगे ना, तो हमारे मसल्स उस चीज के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं, हैबिचुएटेड हो जाते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। जितने भी एथलीट होते हैं, रनर क्या होते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं,
होता है ना। अब एक शुरू दिन जाओ दौड़ लगा दो सप्ताह तक, तो आपको पता है आपकी हालत क्या होगी। लेकिन जो रोज करते हैं उनके लिए नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है कि नहीं? कितने सही? कितने सही है? ये क्या वेरी शॉर्ट है? हाँ तो उसमें होगा ना, फोन में से देख के लाओ ना, तो बोलो ना कितने सही है। ठीक है, अब देखिए स्टेमिना इंक्रीज भी होता है ना सर, ऐसे बहुत स्टेमिना इंक्रीज होता है आपके प्रैक्टिस से, ऐसे होता है। सहने की शक्ति आपके प्रैक्टिस से बढ़ती है। समझ रहे हैं बात को? वही है ना, रनिंग हर बार आपके मसल पे उतना ही दबाव पड़ता है रनिंग ड्यूरिंग रनिंग, लेकिन जो बार बार रनिंग करते रहते हैं उनको इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि फिर उन्हें उनकी बॉडी को सहने की शक्ति मिल जाती है। समझ रहे हैं बात को? ये होता है, तो प्रैक्टिस से ऐसा होता है। रख दीजिए, बाद में चेक करें। आगे देखिए, तो ये आप समझ ही गए होंगे कि मयंक रिवाइज कर ले बेटा इसको कम बोलने के लिए जरा। कोई 24 किलोमीटर की दौड़ सकता है। 24 किलोमीटर तो कुछ होता ही नहीं है यार। 24 किलोमीटर क्या होता है, पागल है क्या? मैराथन 42 किलोमीटर का होता है शायद, 42, 2-2.5 घंटे तक दौड़ते रहते हैं। 24 किलोमीटर, अब हम नहीं कर रहे हैं कि हम 24 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, लेकिन एथलीट जो प्रैक्टिस करते हैं दौड़ते हैं बिल्कुल। चलिए ठीक है, हमें चैप्टर खत्म कराना है, फालतू बात नहीं। अब देखिए क्या होता है, जैसे आप डंबल उठा रहे हैं आपकी ये बहुत ज्यादा बॉडी में पेन होने लगा, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही डंबल छोड़ देंगे तो थोड़ी देर में ये ऑटोमेटिक ये पेन खत्म हो जाता है। हम जब बहुत थक जाते हैं, जैसे दादाजी कहेंगे आज तो चल सावधा के ना 3 राउंड लगा के आने, दौड़ के नहीं पैदल ही चलना है। अब क्या वो थक गया, बच्चा तो छोटा है, अब उसके पाँव में बहुत ज्यादा दर्द। रात को जैसे ही आप आराम करोगे ना तो फिर थोड़ी देर में ये पाँव का दर्द भी खत्म हो जाता है। नहीं होता सर, ये समझना भी सर कि ऐसा हटता कैसे नहीं होता रात को सर, ऐसा सर सुबह से आज रात को मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली तो सर रात को नहीं होगा इतना दर्द, सुबह से यहाँ पे पेन, यहाँ पे पेन, यहाँ पे पेन। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको रेगुलर अगर एक्सरसाइज करेंगे ना, साल में 2 दिन एक्सरसाइज करने वालों को दर्द होता है, ठीक है? अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, पहली बात अपनी उम्र और अपनी क्या कहते हैं कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज करना चाहिए। अब मान लो किसी का है क्या कहते हैं वो डोले ओले चमकीले डोले देख लिए, आपके मुंह में पानी आ गया, हम भी डोले बनाएंगे, तो 18 साल से पहले तो जिम जाना ही नहीं चाहिए, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, अगर आप पहले जाते हो कम उम्र में तो आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है अच्छी तरह से नहीं होगी, क्योंकि हमारे सेल्स टूटने लगते हैं ज्यादा रिगरस एक्सरसाइज करने में। ये उम्र वो होता है कि आप जो नॉर्मल एक्सरसाइज होता है, जैसे रनिंग, जैसे प्लेइंग होता है, जो आउटडोर गेम होता है, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब खेलिए, रनिंग करिए, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वहां पर जाके आप वेट लिफ्टिंग करोगे, डंबल उठाओगे, तो उसके वजन से ना आपकी हाइट भी रुक सकती है, तो आपको 18 साल के बाद ही करना चाहिए। आपका हो गया टेस्ट बेटा, जाइए घर। ऑटोमेटिक रिलैक्स जैसे होते हैं ना, हम बॉडी को जैसे आराम से, देखिए आपने ना योगा में एक शवासन सुना होगा, शवासन मतलब बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करके छोड़ देते हैं, उससे बड़ा आलसी वाला आसन कोई नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जब मसल्स क्या हो रहे हैं कि अब जब इस मुद्रा में हो जाए, आप जब सो जाते हो, रिलैक्स होकर के बैठ जाती है, सो जाते हो, तो होता क्या है कि हमारे बॉडी को अब एनर्जी की तो जरूरत नहीं होती, तो जो भी ऑक्सीजन आता है धीरे धीरे जितना भी ग्लूकोज जमा होता है हमारे सेल में, वो ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच करके उसको एनर्जी में बदलते रहती है, और सारा का सारा लैक्टिक एसिड थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाता है। जरूरी होता है ना? कोई जरूरी नहीं, तुम काम ही कहाँ करते हो आराम के अलावा। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ और भी इस पे बता दूं, आप लोग सुनिए। सिमिलरिटी क्या होती है, मतलब दोनों में समानता क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए क्या होता है, फूड ब्रेकडाउन होता है,
जैसे ग्लूकोज टूटता है, चेक किए कितना है इसमें? 16 में से 3 आया है, 4 नंबर क्यों लाए हैं? ठीक है, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पहले तो एरोबिक रेस्पिरेशन सेल में होता है, और इस रेस्पिरेशन में होता क्या है, फूड टूटती है, मतलब जो ग्लूकोज होगा टूटेगा और एनर्जी मिलेगी। बैठे क्यों हो मुन्ना, तो करो याद ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इसमें भी वही होता है, जो भी एनर्जी होती है वो ग्लूकोज के टूटने से, फूड के टूटने से एनर्जी मिलती है। बैक्टीरिया जो है या ईस्ट फंगस एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या करता है, वो ग्लूकोज को तोड़ करके बेशक अल्कोहल बनाए, लेकिन एनर्जी तो लेता है ना उससे, ठीक है। और वो कहाँ होता है, उसके सेल के अंदर होता है। ये तो दोनों सिमिलरिटी है, सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन होगा किसका, फूड को तोड़ा जाएगा और एनर्जी मिलेगी। होता है ना, तो सर फिर हाथ धोने वाले जो मर जाते हैं सर, उससे नहीं होते। उसमें मात्रा होती है ना, उतने परसेंट ही अल्कोहल पीने से नहीं मरता। 40 हाँ नहीं, वो बात भी है। 40% से अधिक अगर अल्कोहल होता है वाइन में ना, तो वो फिर आदमी की जहरीली शराब हो जाती है, फिर मर जाता है। देखिएगा, अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, एरोबिक और एनारोबिक में क्या अंतर है। एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, अगर ऑक्सीजन होगी तभी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जैसा कि हम में और आप में होता है, जानवरों में। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। पहली बात, मतलब कि ऑक्सीजन चाहिए नहीं, ऑक्सीजन होगा तो नहीं। क्लियर है? दूसरा, एरोबिक रेस्पिरेशन, सोनी कीप क्वाइट, उसके पास बुक है ना, अपनी बुक पढ़िए। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, मतलब ऑक्सीजन चाहिए होती है, और एनाएरोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। पहली बात। दूसरी बात, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। एरोबिक में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पूरा का पूरा फूड टूट करके बिल्कुल उससे मिल जाता है एनर्जी, लेकिन एनाएरोबिक में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, थोड़ा बहुत ही ब्रेकडाउन होता है। तीसरी चीज, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब रेस्पिरेशन हो गया तो आपको जैसा कि पता है एनर्जी तो मिलेगी, एनर्जी मिलने के बाद दो चीज बच जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। जबकि एनाएरोबिक में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। चलो ठीक है, ईस्ट के अंदर तो बनेगा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि म्यूकस के अंदर बनेगा लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में जितनी एनर्जी मिलती है अनएरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं मिलती, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाले रेस्पिरेशन से ही एनर्जी मिलती है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में उतनी एनर्जी नहीं मिलती। ये मैं जब आप लोग का शॉर्ट का टेस्ट लूंगा तो ये क्वेश्चन पर्सनली दूंगा आप लोगों को, याद करके आना। ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग क्या होता है, एक ही बार कलेक्ट करके लाना सारे टेस्ट को, हाँ तो उसके साथ ही लाना, बार बार मैं चेक नहीं करूँ। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग का मतलब होता है breathing is the process by which air reaches in oxygen is taken inside the body of an organism and air rich in carbon dioxide is expelled from the body. ब्रीदिंग मतलब कि सांस लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ठीक है, ये होता है ब्रीदिंग, आप लोग बचपन से ही जानते हैं। अब ब्रेथ
मतलब कि सांस मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक सांस की मतलब है कि एक बार अंदर लेना सांस और एक बार बाहर छोड़ना, इसको 1 ब्रीथ कहते हैं, ब्रेथ। We breathe in air to supply oxygen. We breathe in air to supply oxygen to the cells of our body for the breakdown of food to release energy, and we breathe out to remove waste product, carbon dioxide from our body, which is produced during the breakdown of food in the cell. Immediately, तुरंत। हम लोग ब्रीथ इसलिए करते हैं ताकि ऑक्सीजन ले सके और वो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे बॉडी सेल तक जा सके, क्योंकि रेस्पिरेशन हमारे बॉडी सेल के अंदर हो। यहां तक तो समझ में आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, एंड वी ब्रीथ आउट, और हम सांस छोड़ते क्यों हैं? लेते इसलिए हैं ताकि ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक जा सके, और सांस जब बाहर निकालते हैं तो इसलिए निकालते हैं क्योंकि आफ्टर रेस्पिरेशन या श्वसन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो हमारे ब्लड के थ्रू, वेन्स के थ्रू जो हमारे लंग्स में आता है, बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इनहेल और एक्सहेल, सांस का अंदर लेना इनहेल होता है और बाहर निकालना एक्सहेल। इनहेल में ऑक्सीजन हम इसलिए लेते हैं, गैसेस तो सारी लेते हैं लेकिन केवल ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और एक्सहेल में ऑक्सीजन को छोड़ के सारी गैसें हम अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। नहीं पता चलने मतलब आपको नहीं पता चलेगा, बॉडी खुद ब खुद उस हिसाब से काम करेगा। हमने आपको बताया है हमारा जो लंग्स होता है वो ऑक्सीजन को फिल्टर करके अलग करके हमारे हार्ट को देता है। ठीक है, और हार्ट से जो आर्टरी पाइप लगी होती है वो केवल उसी ब्लड को लेकर के चलती है जिसमें ऑक्सीजन है, और किसी भी चीज को लेकर नहीं चलती। और हमारे सेल में आफ्टर रेस्पिरेशन होने के बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसको वेन्स, दूसरी पाइप होती लेके चलती है। हर चीज के लिए अलग अलग पाइप है। जैसे घर में साफ पानी आने वाला पाइप अलग है और जो भी क्या कहते हैं सीवेज का पाइप अलग होता है हम लोग का, उसी तरह का हमारे बॉडी में भी। ये हम लोग बाहर से करते हैं, भगवान ने खुद ब खुद बनाकर भेजा है हम लोग को ऐसे। ब्रीदिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको पता है सांस लेना तो कंटिन्यूअस, लगातार सांस लेते रहते हैं हम लोग, which goes on all the time and throughout our life and that of other animal as well as plants. प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कोई भी ऐसा अर्थ पे नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सांस नहीं लेता उसको, और जब तक जिएगा सोते रहो, जागते रहो, इवन बेहोश रहो, हर सिचुएशन में आपको सांस लेते रहना पड़ता है। क्योंकि याद रखिएगा, चाहे आप बैठे हो, चाहे आप गहरी नींद में हो, लेकिन आपके शरीर की बहुत सारी मशीनें चल रही होती है, हार्ट चल रहा होता है, लंग्स काम कर रहे होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है ना, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? सोने के बाद शरीर से नीचे का कोई पार्ट चलता है। जो रात में इतना ठूंसते हैं उसका काम कैसे चलता है? पूरा पेट का काम तो चल ही रहा है। कोई नहीं चलता, कोई नहीं चलता, क्या नहीं चलता? कोई है पार्ट जो नहीं चलता सोने के बाद। अब शरीर में तो भाई इतने पार्ट्स से डिपेंड करता है, किसकी किस पार्ट्स की बात करें। ज्यादा फैट या प्रोटीन वाली चीजें लेते हैं एनिमल्स प्रोडक्ट में, जो भी होता है। एनिमल में तो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट आप खाओगे तो उसमें फैट या प्रोटीन तो मिलना ही मिलना है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब जैसे ऑयल हम खाते हैं, तेल खाते हैं, तो रिफाइंड हो गया, घी हो गया, ये डालडा, ये सब खाते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल वाली चीज है। वो जैतून का, ये जो ऑलिव ऑयल आता है, या सरसों का तेल, सरसों का तेल भी अगर प्योर हो ना तो उससे आपको किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता हमारे बॉडी में। बहुत ही अच्छा माना जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है सरसों के तेल में। आपने देखा कुछ लोग क्या करते हैं ना, सरसों के तेल में भी पूड़ियां तलने लगते हैं, लेकिन वो काम गंदा है। जो रिफाइंड ये जितने भी होते हैं ना जो हम लोग यूज करते हैं, ये सारे बैड कोलेस्ट्रॉल वाले। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? हमारे हार्ट कहते कि हमने तो कभी कुछ खाया नहीं ऐसा, हमारा वो छल्ले पड़ गए, हार्ट ब्लॉकेज हो गया। पता है क्या होता है? अब जैसे आप दुकानों पे जब जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे अग्रवाल ने क्या किया, वो कढ़ाई लगाई उसने अपनी, सुबह में उसने तेल डाला,
अब शाम तक उसी जले हुए तेल में, बात समझ रहे हैं ना, वो सेचुरेटेड होता रहेगा, सारा फैट जो है ना वो पूरा जल जल के सेचुरेटेड होता रहेगा, मतलब इकट्ठा होता रहेगा, और उसी जले हुए तेल में खाना बनेगा। अब घर में जैसे अगर मान लो कि जैसे कि आपके घर में समोसे बने, मेरे घर पे बने, तो हमने तेल लिया, यूज किया, और फिर वो तेल खत्म हो गया। लेकिन वो ऐसा क्या करते, पूरी कढ़ाई भर देंगे और उसी में शाम तक, अब दुखीराम की दुकान पे जाइए तो वो क्या करते हैं, इस तरह के तेल में तलते रहते हैं। एक चीज और मैं बताऊं, अब जैसे मान लीजिए हल्दीराम की दुकान है, जो अच्छी अच्छी दुकानों पे अब जाते हैं, जिसका मैंने एक रेपुटेशन है, वो क्या करते हैं, वन टाइम यूज करते हैं, एक टाइम यूज किए, जैसे ऑयल जल गया तो उसको कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं, और सस्ते दामों पे छोटे मोटे दुकानदार वहीं से खरीद के लाते। समझ रहे बात को आप लोग? क्योंकि आप वहां की चीजों को खाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो पैसे भी तो ले रहे हैं आपसे उतना। अब यहाँ पर कहिए कि मेरे को है ना 50 रुपए और 100 रुपए का समोसा, अगर कोई यहाँ बेचेगा तो खाएगा ही नहीं उसका, समझ रहे हैं ना। और वहां पर आदमी जिसके पास पैसा है वो लेता है, क्योंकि वहां पे अच्छे से बनाते हैं उस तेल में। तो सबसे अच्छा रास्ता है कि आप अपने घर में बना के खाते हैं तो बिल्कुल अच्छा। अब देखिए ना, आप अगर जैसे ये हिमालय वाला है, चाहे रिटा नेपाली जो भी है, तेल डल गया भाई ना तो फिंगर जाते रहेंगे, सारे फिंगर सुबह से शाम तक फिंगर तले जाएंगे। कभी देखा है आपने तेल चेंज करके, कभी नहीं दबा साहब आए तेल चेंज कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, वही तेल जलता रहेगा, उसी में जाता रहेगा। आपको अभी नहीं पता चलेगा, आपने खाया सब चला गया, लेकिन वो धीरे धीरे फैट और कोलेस्ट्रॉल स्टोर हो रहा है। अभी न्यूज में है कि इंडिया में 24-25 साल की उम्र तक आते आते अधिकतर है ना बच्चों में, यंग लोगों में क्या हुआ हो रहा है, हार्ट की डिजीज हो रही है। शहरों में ज्यादा और अब गांवों में भी हो रहा है, क्योंकि गांवों में भी हर नुक्कड़ कोने पे है ना चाउमीन बर्गर ये ठेले लगने लगे। हम लोग घर का खाना ही नहीं चाहते हैं, यही समस्या है। मेरी मम्मा ने बिना बताए सिर्फ सरसों के तेल में फ्रेंच फ्राइज बना दिए, टेस्ट कुछ नहीं आया, खा लिए सही में, ठीक है। अच्छा दूसरी बार बनाया तो सर घना टेस्ट आया सरसों का, सर मैंने एक भी नहीं सर, पहली बार क्यों नहीं आया आपको? नहीं देखिए क्या है ना कि आपको कूड़ा खाने की आदत है, जैसे समझ रहे हैं ना। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मम्मी को कहिएगा आप एक चीज और, क्या होता है ना किसी को, जैसे देखिए द नंबर, देखिए अब अगर हम ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं तो ब्रीदिंग रेट के बारे में भी बात कर सकते हैं। द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीद इन 1 मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट, ठीक है। एक आदमी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, ब्रीदिंग मतलब पता है ना, सांस लेना और छोड़ना दोनों चीज, उसको उसका ब्रीदिंग रेट कहते हैं। जो एक एडल्ट आदमी होता है, जैसे 18 साल या 17 साल जो भी बड़े बच्चे हो जाते हैं, 15 से 18 बार 15 to 80 मिनट्स पर मिनट वो ब्रीदिंग करते हैं। मतलब सांस लेना और छोड़ना अगर टोटल काउंट करेंगे तो 15 से 18 बार उनका होता है। So the average breathing rate in an adult human being rest is 15 to 18 times per minute। 15 से 18 बार हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। The breathing rate of a person change according to the oxygen requirement of the body। बिल्कुल। अब अगर आप बैठे हो तो नॉर्मल है, सोए हो तो और भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो मेरी ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगी, क्योंकि मेरे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। भाग रहे हैं तो और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, जैसा आप काम करेंगे, है कि नहीं। और ऐसा क्यों चिकी? हार्ट रेट की बात नहीं कर, उसको बोलो। तुम बताओ भाई, ब्लड प्रेशर पे एनर्जी ज्यादा जरूरत होगी हमको, ग्लूकोज तो हमारे बॉडी में है तो हाँ। अकबर वाज इंटेलिजेंट, तुम भी बनो इंटेलिजेंट। अकबर वाज इलिटरेट, अकबर वाज इंटेलिजेंट बट अकबर वाज इलिटरेट, ठीक है। देखिएगा हाँ, तो वो तो बता ही रहे हैं ना, हार्ट बीट तो है ही अपना। हार्ट बीट क्या होता है, हाँ हार्ट बीट का भी इसी से कनेक्शन है। अब आप तेजी से सांस लोगे तो वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन आएगा, लेकिन सेल तक कैसे जाएगा, ब्लड के रास्ते जाएगा। तो ज्यादा हार्ट बीट भी तेज चलेगी तभी तो तेजी से ब्लड जाएगा वहां पर। तेजी से ऑक्सीजन तेज पहुंचाने का मतलब है ब्लड को भी तेज पहुंचाना,
और ब्लड को अगर ज्यादा तेजी से पहुंचाने की बात होगी तो आपका हार्ट बीट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हम जब ज्यादा तेज दौड़ते हैं तो हाँफते ही नहीं है, हाँफते ही नहीं है, हमारे दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप आराम से बैठे हैं, सुन रहे हैं, रिलैक्स हैं, चिल मार रहे हैं, तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी। लेकिन मैं बोल रहा हूं तो मेरी हार्ट बीट थोड़ी तेज रहेगी। अब जैसे निशांत, क्या नाम है, निशांत और वो और ये दीदी लोग गप कर रही है तो थोड़ा इनका हार्ट बीट तेज होगा, क्योंकि मैंने ये भी गप कर रही है। लेकिन अब जो आदमी दौड़ रहा है उसकी हार्ट बीट हम लोगों से भी तेज होगी, होगा या नहीं? The breathing rate of a person increase with increased physical activity. बिल्कुल, हम जैसा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसा शरीर से काम करते हैं, वैसे ही हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ती घटती रहती है। During heavy physical exercise, the breathing rate is an adult having been can increase up to 25 minutes per minute. जो 15 से 18 था वो 25 तक पहुंच जाता है, समझ रहे? An athlete breathe faster than deeper than usual even after finishing a race. ठीक है, जब वो रेस फिनिश कर लेता है, जो रनर होता है, जब देखते हो जैसे वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस करता है, उसके बाद जो उसका हांफना देखना, और उसके बाद जो ये रिपोर्टर बदमाशी क्या करते हैं, जैसे फिनिशिंग लाइन क्रॉस करके पहुंचा है ना, अभी सांस भी नहीं लिया, मुंह में माइक गुजर देता है। अब बोलिए आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब वो बेचारा, वो सांस ले या माइक ले, क्या ले, वो परेशान हो जाता है। हाँ बिल्कुल, माने कुछ भी कर ले, लौट जाते हैं, गुलाटियां मारने लगते हैं, कोई तो ऐसे सो जाते हैं बिल्कुल भारत माता की गोद में, है ना? तो लोटा लोटा भी रेस कर लेगा। Whenever a person need extra energy, he breathe faster than usual. समझ रहे हैं? हमें जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो नॉर्मल से हम ज्यादा ब्रीदिंग तेज कर लेते हैं। देखिएगा, we feel hungry after doing a heavy physical exercise, ये भी आपको पता है। जब भी हम ज्यादा अगर एक्सरसाइज कर लें, अब जैसे रनिंग करके आओ, नहीं कहते सर जी भूख नहीं लगती, दौड़ के आया 2 किलोमीटर, देख कैसे भूख लगेगी, होता है ना? और नहीं हो तो जिम चले जाओ पापा के पीछे पीछे, वहां पर कुछ कसरत करके आओ, फिर भूख लग जाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज या एनर्जी होती है वो कंज्यूम हो जाता है, तो फिर हमारे शरीर को और ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, भूख लग जाती है। एसी इसलिए लगवाते हैं क्योंकि हम लोगों के अंदर स्टेमिना कम होता है। स्टेमिना मतलब हर चीज के लिए होता है, गर्मी को सहने का स्टेमिना, दर्द को सहने का स्टेमिना, सहन शक्ति। आपको पता होगा कि आज से 50 साल पहले हमको लग रहा है कंझावले में तो कहीं एसी मुश्किल से ही होगा, सब लोग इसी तरह नॉर्मल ही रहते थे, बिजली पंखा चलेगा तो होगा, और उससे भी और 50 साल पहले जाओ और हो सकता है बिजली ना हो तो बिल्कुल जो हवा चलती थी उसी से नॉर्मल होता। हम लोग जिस क्लास में आप हैं, जिस क्लास में हम लोग थे, तो हम लोग के बिहार में